नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैश्वीकरण और भारत। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के जो प्रभाव है उनके बारे में। वैश्वीकरण के बारे में हम समझ चुके थे कि वैश्वीकरण क्या है। मैं एक बार रिकेप कर दूं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि आधुनिक सूचना संचार तकनीक की वजह से दुनिया काफी निकट आ गई है। भौगोलिक दूरी का महत्व कम हो गया है। उसकी वजह से जो आदान प्रदान है विचारों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया के किसी भी एक कोने में घटने वाली घटना पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और इस सारी प्रक्रिया का नाम दिया गया था वैश्वीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। तो सबसे पहला था राजनीतिक प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को समझने से पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिस पर जोर देता है वह उदारीकरण। उदारीकरण, हम इस उदारीकरण को समझ सकते हैं प्राचीन उदारवादी सिद्धांत से। वो सिद्धांत जो राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम करने की मांग करता था, न्यूनतम राज्य की मांग करता था। वह सिद्धांत जो ये कहता था कि आर्थिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप न करे या खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को चलने दे। तो इसी के अंतर्गत उदारीकरण में ये कहा गया जो राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण देने का जो प्रावधान है उसे बंद किया जाए। जैसे भारत के अंदर विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर अधिक आयात शुल्क लगता था और यही प्रक्रिया दुनिया के सभी देश अपनाते थे कि स्वदेशी वस्तुओं पर कम टैक्स और विदेशी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि स्वदेशी मार्केट को बढ़ाया जाए। अब उदारीकरण मांग करता है कि सरकारी हस्तक्षेप कम हो, जो प्रतिबंध है वो कम हो, खुली प्रतियोगिता हो, दुनिया के सभी मार्केट सभी देशों के लिए खुल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता है और साथ ही कुछ पारिस्थितिकी असंतुलन जिसको हमने पिछले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था वो भी दुनिया में देखने को मिलता है। और इस वजह से जो दुनिया की राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, उस पर काफी व्यापक असर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि उदारवाद का आगमन होता है और उदारवाद के आगमन के साथ लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान की जगह वापस अहस्तक्षेपवादी राज्य आ जाता है। देखिए, हस्तक्षेपवादी राज्य क्या है? ऐसा राज्य जो राज्य या सरकार के कार्यों को कम से कम रखना चाहता है, मार्केट के मामलों में ये चाहता है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जाए। पहले व्यवस्था थी लोक कल्याणकारी राज्य की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि राज्य लोगों के जीवन की भलाई के लिए जितने भी आवश्यक कार्य वो करे और ऐसा करने के लिए आर्थिक मामलों में भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन उसकी स्थान के कौन सी अवधारणा नहीं लगी वापस? अहस्तक्षेपवादी राज्य की। क्यों? क्योंकि अब सोवियत संघ समाप्त हो चुका था। सोवियत संघ के समाप्त होने के साथ साथ साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया था। पूंजीवाद को जो डर था वो डर अब समाप्त हो चुका था और इस वजह से इस लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान अहस्तक्षेपवादी राज्य ने लेना शुरू कर दिया था। और अब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने लगती है, राष्ट्रीय सरकारों पर प्रभाव डालने लगती है। इससे राष्ट्रीय राज्य की जो स्वायत्तता है, जो स्वतंत्रता है, उसमें कमी आती है। हम देखते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने कई बार सरकारें असहाय हो जाती है, अपने आप को असहाय महसूस करती है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है इससे राष्ट्रीय राज्य की स्वायत्तता में
कमी होती है, समाप्त नहीं होते हैं। संप्रभुता अभी भी राज्य के बाद से आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में राज्य अभी भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस शक्ति में कमी आती है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के साथ, उदारीकरण के आगमन के साथ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि राजनीति के अंतर्गत जो राष्ट्र, जो देश या जो राज्य तकनीकी रूप से विकसित थे, उन राज्यों के नागरिकों के जीवन स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, उनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, क्योंकि उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सब का आधार तकनीक था और तकनीक से सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी, और जो राष्ट्र इसमें आगे थे उन राष्ट्र के नागरिकों को इससे ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब वैश्विक संस्थाएं राष्ट्रीय नीतियों का नियंत्रण कर रही थी, निर्धारण कर रही थी। जैसे हमने बात की थी पेरिस जलवायु सम्मेलन की, वहां पर जब हम समझौता करके आए, संधि करके आए, तो वो संधियां, वो समझौते हमारे लिए बाध्यकारी होगी। हमें नीतियां बनाते समय उन समझौतों को लागू करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, वैश्विक संस्थाएं जो थी, वैश्विक संस्थाएं राष्ट्रीय राज्य को कमजोर बना रही थी। राष्ट्रीय राज्य की जो स्वायत्तता है, राज्य को कमजोर कर रही थी, उसकी स्वायत्तता को कम कर रही थी। विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्रा कोष, ये संस्थाएं, यूएन, इन संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा था और कोई भी राज्य इनको इग्नोर नहीं कर सकता था, इनके महत्व को दरकिनार नहीं कर सकता था। इनकी पॉलिसीज, इनकी संधियों, इनकी शर्तों के अकॉर्डिंग ही राज्यों को अपनी पॉलिसियां बनानी पड़ती थी। इसके अलावा देखिए 1950 के पश्चात दुनिया में एक तरफ तो उपनिवेशवाद का अंत होता है ना, और कई सारे राष्ट्र एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र होकर के आते हैं। जब ये नव स्वतंत्र राष्ट्र आते हैं तो इनके सामने एक परिस्थिति होती है शीत युद्ध की। दुनिया दो गुटों में विभाजित होती है, अमेरिका और सोवियत संघ। और अब जिन राष्ट्रीय संघर्षों को कर करके ये राष्ट्र आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, अब इनके सामने एक समस्या थी, या तो ये इनके पिछलग्गू बन जाए या अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को अपनाए रखें। तो इस शीत युद्ध की वजह से जो छोटे छोटे मुद्दे थे, इन दोनों राष्ट्रों ने, सोवियत संघ ने और अमेरिका ने, इन छोटे राष्ट्रों को, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन्हें अपने गुट में मिलाने के लिए प्रलोभन दिया, दबाव बनाया, और इसके चलते जो क्षेत्रीय समस्याएं थी वो बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में उभरी। जैसे कश्मीर विवाद भारत पाकिस्तान का विवाद था, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ की दिलचस्पी की वजह से यह विवाद और ज्यादा गहराता गया। इसी प्रकार कांगो, सीरिया, वियतनाम, जो खाड़ी युद्ध है, वो सारी समस्याएं इसकी वजह से विकराल रूप धारण करती गई। अब 1991 में क्या होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। शीत युद्ध का अंत हो जाता है और इसके अंत के साथ में ये माना जाता है कि व्यापार के खुलेपन की, उदारीकरण की नई प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन होता है। विघटन होने के बाद अमेरिका और पूंजीवादी राष्ट्रों को रोकने वाली कोई महाशक्ति नहीं होती है। मजबूरन दुनिया के सभी राष्ट्रों को उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो इससे व्यापार में खुलेपन की नीति में बढ़ावा होता है, शांति का, अंतरराष्ट्रीय शांति का एक नया दौर शुरू होता है। शांति, विकास, लोगों के मानवाधिकार, लोकतंत्र जैसी संकल्पनाओं का और ज्यादा विकास होता है, क्योंकि जहां से साम्यवाद का अंत होता है वहां लोकतंत्र स्थापित
हो जाता है। तो लोकतंत्र का विकास होता है, लोगों के नागरिक अधिकारों का विकास होता है, और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनका महत्व बढ़ता है। वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जो वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सके, जैसे पर्यावरण के समस्या के समाधान के लिए COP1 से लेकर के COP21 तक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। उसी प्रकार अन्य समस्याओं को लेकर के वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे राजनीतिक प्रभाव। अब बात करेंगे हम आर्थिक प्रभावों की। आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। देखिए, वैश्वीकरण के जो प्रभाव थे वो मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में ही ज्यादा थे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया में एक विचारधारा प्रचलित हुई, वो थी उदारीकरण, आर्थिक रूप से उदारीकरण। और भारत ने भी, याद रखिए, 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर दी। आर्थिक उदारीकरण क्या है? आर्थिक उदारीकरण का अर्थ है कि राष्ट्रीय जो मार्केट है, किसी देश की जो मार्केट है, उसको अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया जाए। जो आयात शुल्क है उनमें कटौती की जाए, आयात प्रतिबंध है उसमें कटौती की जाए, लाइसेंस प्रणाली को सरलीकृत किया जाए, और व्यापार में खुलेपन की नीति को लाया जाए। तो उदारीकरण की वजह से व्यापार और बाजार में खुलेपन की नीतियां अपनाई गई। और इस व्यापार में खुलेपन की नीति को अपनाने के पीछे जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि इन संस्थाओं के ऊपर पूंजीपति देशों का कब्जा था, अमेरिका और उनके साथी देशों का कब्जा था, और वे चाहते थे कि दुनिया के जो मार्केट है उनके लिए खोल दी जाए, उनकी कंपनियों के लिए खोल दिए जाए। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इन संस्थाओं का महत्व बढ़ गया, ये रूल्स निर्धारित करने लगी, उनके रूल्स पूंजीवादी देशों के अनुसार होने लगे। इससे जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनको भी लाभ मिला। जैसे भारत के अलावा जो भी तीसरी दुनिया के देश थे, जो अभी विकासशील थे, अविकसित थे, उनको भी इसका लाभ मिला। लाभ कैसे मिला? कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, जो विकसित राष्ट्र थे, उन विकसित राष्ट्रों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए इन देशों में पूंजी निवेश किया, नई फैक्ट्रियां लगाई, नए उद्योग लगाए, जिससे यहाँ का जो जीवन स्तर है, यहाँ के लोगों की आमदनी है, उसमें भी वृद्धि होती है। इनसे पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ मिलता है। और प्रतिबंध जो थे व्यापार के, वो प्रतिबंध कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल कर दिए जाते हैं, या धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से जो विकसित देश थे उन्हें ही ज्यादा मुनाफा हुआ, ज्यादा लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि उदारीकरण के बाद सभी राष्ट्रों को यह स्वतंत्रता थी कि वे अपने प्रोडक्ट को स्वतंत्र रूप से दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। जब ओपन प्रतियोगिता होनी थी तो उस ओपन प्रतियोगिता में स्वाभाविक सी बात है कि वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकने थे जो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण थे और ज्यादा सस्ते थे। तो इस क्षेत्र में जो विकसित देश थे उनके पास उच्च तकनीक थी और पूंजी थी, दोनों थे, और इस वजह से उनके प्रोडक्ट मार्केट में एकाधिकार जमाने लगे, जिससे स्थानीय जो मार्केट है, जो लोकल प्रोडक्ट है, उनके विकास में अड़चने आई, उनके डेवलपमेंट में अड़चने आने लगी, वो आगे बढ़ नहीं सके। बात करते हैं
कि वैश्वीकरण जो है, उदारीकरण जो है, वो मांग करता है, बताता है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह हो, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए, यानी कोई भी राष्ट्र या राष्ट्र के नागरिक अपनी पूंजी को दूसरे राष्ट्र में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां कंपनी लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी बेचा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस वैश्वीकरण उदारीकरण में एक और इम्पोर्टेंट चीज है सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सेवा करना चाहे, कहीं पर भी काम करना चाहे तो वहां भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह के मामले में विकसित देश प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो विकासशील देशों के जो नागरिक है वो विकसित देशों के समस्त रोजगार को छीन लेंगे, वहां के जो लोग हैं वो बेरोजगार होते चले जाएंगे। और विशेष तौर से 9/11 की घटना, जो कि अमेरिका में तालिबान द्वारा जो आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद इन विकसित देशों ने अपने राष्ट्रों में जो वीजा नियम थे और ज्यादा सख्त कर दिए। अब जो नया दौर आ रहा है, उस नए दौर में कहा जा रहा है कि जब उदारीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे राज्य सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट से पीछे हटने लगे हैं, गरीबों का कल्याण के कॉन्सेप्ट से पीछे हटने लगे हैं, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण को ढीला करते जा रहे हैं और यहाँ मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जो समाज के पिछड़े और गरीब लोग हैं उनके सामने संकट आ गया है। इसी वजह से कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्थिक न्याय के लिए कुछ बुनियादी नियम बना दिए जाने चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज का शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है नव उपनिवेशवाद। देखिए ये नव उपनिवेशवाद है क्या? जो पुराना उपनिवेशवाद था, पुराना कॉलोनिज्म था, उसके अंतर्गत होता क्या था कि जो विकसित देश, जो पूंजीवादी देश है, जो साम्राज्यवादी देश है, किसी दूसरे राष्ट्र को राजनीतिक रूप से अधीन बनाते थे और उसके संसाधनों का प्रयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए करते थे। लेकिन जैसे ब्रिटेन ने अमेरिका को उपनिवेश बना रखा था। लेकिन नव उपनिवेशवाद क्या कहता है? इसका कहना है कि जो विकसित देशों ने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इन अविकसित देशों, विकासशील देशों के मार्केट पर, समाज पर कब्जा कर लिया है, अधिकार कर लिया है। इस वजह से ये जो विकासशील और अविकसित देश है, इन विकसित देशों को लाभ पहुंचाने वाले माध्यम बन करके रह गए। इससे इन विकसित देशों को, पूंजीवादी देशों को पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था के सारे लाभ तो मिल ही रहे, लेकिन इसके बदले में होने वाला जो राजनीतिक खर्च है वो भी समाप्त हो गया है। तो ये थे इसके आर्थिक प्रभाव। अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभावों की। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़े? तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो स्थानीय संस्कृति पर पड़ा। जो लोकल संस्कृति थी, आंचलिक संस्कृति थी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। वो सिमटने लगी, कमजोर होने लगी, विलुप्त होने लगी और उस पर किसका आधिपत्य होने लगा? पश्चिमीकरण का, पश्चिमी सभ्यता का आधिपत्य होने लगा। पश्चिमी संस्कृति का इस पर आधिपत्य होने लगा। जो परंपरागत रीति रिवाज, संस्कृतियां, मूल्य थे, उनके ऊपर खतरा उत्पन्न होने लगा और पूरे विश्व की में समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता आने लगी पूरे विश्व में। सारी संस्कृतियां एक जैसे होने लगी, पश्चिम का अंधा अनुकरण होने लगा, जिससे एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक एकरूपता आने लगी, पूरा विश्व एक होने लगा। लेकिन दूसरी ओर जो आंचलिक संस्कृतियां थी, जो देशीय संस्कृतियां थी,
उनके विलुप्त होने की भी एक बड़ी समस्या सामने आती है। ये थे सांस्कृतिक प्रभाव। अब बात करते हैं इसके सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम, सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं या क्या थे। तो इसमें आपके लिए कोई विशेष नई बात नहीं है, सामान्य चीजें हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, इसके माध्यम से आप आसानी से अमेरिका, ब्रिटेन या दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी संस्कृति, कोई भी गतिविधि को आसानी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, जिसे टेलीविजन है, हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, इनके आने से ये प्रसार और बड़ी आसानी से हो गया, सूचनाएं जनतांत्रिक होने लग गई। अमेरिका, ब्रिटेन या किसी भी देश में कोई भी घटना होती है, वो घटना का सीधा लाइव प्रसारण भारत में देखने को मिलता है। और इन देशों की जनता इन पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करती है, इनके पीछे पीछे चलती है। विचारों का आदान प्रदान अब और ज्यादा सरल हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आने के बाद, और सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति आई और इससे विषम डिजिटल दरार आई, क्योंकि कुछ देश इसमें आगे थे और कुछ इसमें पिछड़ गए। अविकसित, अर्धविकसित और कुछ विकासशील देशों में सूचना सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण है। जो विशेष साम्राज्यवादी राष्ट्र है, जो अधिनायकवादी राष्ट्र है, सैनिक तानाशाही वाले राष्ट्र है, वहां पर ये जो सूचना के साधन है, इंटरनेट है, अखबार है, टेलीविजन है, मीडिया है, इस सब पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ एक विशिष्ट समूह, जैसे हम देखते हैं कुछ पूंजीपतियों द्वारा न्यूज चैनल चलाए जाते हैं और वो सूचना को नियंत्रित करते हैं, अपने लाभ की सूचनाएं ही लोगों तक पहुंचने देते हैं। वैश्वीकरण के इस प्रभाव में कुछ विश्व प्रसिद्ध टीवी चैनल, जो अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल है, CNN, BBC, अल जजीरा, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव। धन्यवाद।